नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। एसवाईएल नहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। मामले के निपटारे में केंद्र से सहयोग करे पंजाब हरियाणा। हरियाणा पंजाब जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अब अग्निवीरों को भी शहीद होने पर मिलेगी 1 करोड़ की अनुग्रह राशि। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम सैनी ने लिया बड़ा फैसला। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता ने विनय के परिवार से की मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे लेफ्टिनेंट विनय नरवाल। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे जल वितरण को लेकर विवाद बढ़ने के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में दायर हरियाणा द्वारा पंजाब के खिलाफ मुकदमे पर सुनवाई की। कोर्ट ने आज मंगलवार को निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाईएल नहर विवाद सुलझाने के लिए केंद्र के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजे मसीह की बेंच ने आज मंगलवार को सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर हरियाणा द्वारा पंजाब के खिलाफ 1996 में दायर मुकदमे पर सुनवाई की। कोर्ट द्वारा पंजाब को एसवाईएल नहर बनाने के लिए 2 बार आदेश दिए जाने के बावजूद विवाद अभी भी लंबित है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच को केंद्र ने सूचित किया कि इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इस पर बेंच ने कहा कि हम दोनों राज्यों को सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने का निर्देश देते हैं। बेंच ने कहा कि अगर तब तक ये मामला नहीं सुलझता है तो वे 13 अगस्त को मामले की सुनवाई करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में युद्ध में शहीद हुए अग्निवीर सैनिकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि और हरियाणा के वीरता विशिष्ट पुरस्कार अग्निवीर विजेताओं को एक मुश्त नकद पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार युद्ध में शहीद हुए डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेज सैनिकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करती है और अब अग्निवीरों को भी यह लाभ देने का फैसला लिया गया है। इस दौरान मंत्रिमंडल की बैठक में जिला फरीदाबाद के गाँव टाली निवासी शहीद नायक संदीप की पत्नी गीता को 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट देने के ग्राम पंचायत अटाली जिला फरीदाबाद के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। नायक संदीप ने 19 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था और इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में और भी कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय किया है कि अब अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है क्योंकि जो हमारे अग्निवीर थे अगर वो शहीद हो जाते थे तो अब उनको भी उनके बराबर 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। 2022 में केंद्र सरकार ने 3 सेवाओं सेना के नौसेना और वायुसेना और हमारी ये थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की थी। अग्निवीरों का पहला बैच अगस्त 2023 में सशस्त्र बलों में शामिल हुआ था। 2022-23 और 23-24 में हरियाणा के सभी जिलों में कुल 5120 अग्निवीर भर्ती हुए थे। 2024-25 के दौरान लगभग 2000 अग्निवीरों की हरियाणा से वो भर्ती हुई थी और अब उनके लिए जो निर्णय कैबिनेट ने किया है ये भी किया है कि पहले ये अलग अलग उसके अंदर कैटेगरीज में रखा गया था कि पुलिस का जो कांस्टेबल है उसमें 10% रखेंगे, माइनिंग गार्ड है उसमें अलग रखेंगे और फॉरेस्ट गार्ड है उसके अंदर कुछ परसेंटेज वहाँ दी गई थी। परंतु अब मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय किया
कि कांस्टेबल में उनको 20% 10 की बजाय 20% वो उसके अंदर किया गया है। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने महबूबा मुफ्ती के बयान की सेना को कश्मीर में धरपकड़ बंद कर देनी चाहिए पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सेना को क्या करना चाहिए और यह सेना को ही करने देना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान विज ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि सेना खुद निर्णय ले तो अन्य नेता क्या है। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सेना निर्णय ले कि कब क्या और कहां क्या करना है तो अब यह सेना को ही करने देना चाहिए। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने देश से आह्वान करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की जनता केवल अपनी सेनाओं के साथ खड़ी हो और उनके हौसले बढ़ाएं और नकारात्मकता फैलाने वालों को ऐसा बुरा हाल करें कि एक भी आवाज सेना के खिलाफ नहीं आनी चाहिए। वहीं पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों में 7 मई को मॉक ड्रिल कराने के आदेश पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने पहले भी लड़ाइयां देखी हैं। सन 1965 और 1971 भारत पाक युद्ध में ब्लैकआउट होते थे और सभी सुरक्षित स्थानों पर चले जाते थे। यदि हम हमला करने जा रहे हैं तो पाकिस्तान में भी ब्लैकआउट हो रहे हैं। हमारी सिविल डिफेंस होती है जो ऐसी परिस्थिति में वह देश के अंदर कार्य करती है जिसे एक्टिवेट करना जरूरी है और इसलिए मॉक ड्रिल कराई जा रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मिलने के लिए आज कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी करनाल पहुंचे। इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के अलावा असम से पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी भी उनके साथ मौजूद रहे। नेताओं ने दिवंगत विनय की पत्नी हिमांशु और उनके परिजनों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने परिजनों को ढांढस बधाया और शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। वहीं राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए घर के आसपास और इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। इससे पहले राहुल गांधी कानपुर में शुभम त्रिवेदी के परिवार से भी मिलने पहुंचे थे। जो बड़े पद पर कार्यकर्ता तो उसका एक निहत्ते वो तो सिर्फ शादी का जाने एंजॉय करने के लिए वहां गया हुआ था, लेकिन उन जालिम लोगों ने, मैं समझता हूं कि सिर्फ एक विनय नरवाल का कत्ल नहीं किया बल्कि पूरी इंसानियत का 140 करोड़ देश के जो जनता है उसका कत्ल किया है। और मैं समझता हूं इसकी इस घटना की जितनी निंदा की जाए, मैं अपनी तरफ से भी एक मुस्लिम समाज का नुमाइंदा होने के नाते और तमाम हिंदुस्तानी की तरफ से जो इसकी पूरी निंदा करता हूं। और ऐसे लोगों को मैं भारत सरकार से गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे सिर लोगों को, इसमें कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, अगर ऐसे लोगों ने जो हरकत की है उनको सरेआम चौराहे पर खड़े होकर फांसी की सजा देने की मैं भारत सरकार से गुजारिश करूंगा। हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। नई आबकारी नीति के तहत पहले की तरह 1200 जोन में 2400 दुकानें आवंटित की गई। हालांकि दुकानों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इनकी दूरी बढ़ा दी गई है। सरकार की तरफ से कहा गया कि स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, बस स्टैंड आदि से ठेकों और शराब की दुकानों की दूरी कम से कम 150 मीटर होनी चाहिए। अब तक ये दूरी मात्र 75 मीटर निर्धारित थी। वहीं नई आबकारी नीति से प्रावधान किया गया है कि सीधे तौर पर कोई भी शराब की दुकान या ठेका नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के पास नहीं होना चाहिए। उचित दूरी पर बने ठेकों और शराब की दुकानों द्वारा विज्ञापन या साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं है। अगर किसी भी शराब की दुकान का कोई विज्ञापन या साइन बोर्ड किसी भी जोन में लगा हुआ पाया जाएगा तो उस पर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। वहीं नायब सरकार की नई नीति के तहत फैसला लिया गया है कि 500 से कम लोगों की आबादी वाले गांव में एक भी ठेका नहीं खोला जाएगा। इसके तहत अब लगभग 700 से ज्यादा गांवों में 152 ठेके बंद हो जाएंगे। यह भी प्रावधान किया गया है कि 500 से कम गांव में ठेका नहीं खोला जाएगा। इस प्रावधान से अब लगभग 700 से ज़्यादा गांव में 152 ठेके बंद हो जाएंगे। ये भी मंत्रिमंडल ने आज इस को निर्णय दिया है। नई नीति में आहता खोलने के लिए गुरुग्राम में लाइसेंस फीस का 4%, फरीदाबाद, सोनीपत पंचकुला में लाइसेंस फीस का 3%, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 4%, सोनीपत पंचकुला में लाइसेंस फीस का 3%, बाकी जिलों में लाइसेंस फीस का 1% राशि देकर वह ट्रेवल्स खोल सकता है। पुरानी नीति में आहता के लिए एरिया की कोई सीमा नहीं थी, जबकि इस नीति में अब आहते के लिए 1000 स्क्वायर मीटर
एरिया निर्धारित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा में पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी जब पूर्व विधायक को गिरफ्तार करने पहुंची तो वे भागने लगे और इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने उन्हें दौड़कर पकड़ा, जिसमें पूर्व विधायक नीचे गिर गए। धर्म सिंह छोकर और ईडी कर्मचारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। जमीन पर बैठे धर्म सिंह को उठाने का नाम नहीं लिया जा रहा था। और बता दें कि पूर्व विधायक और उनकी कंपनी पर 1500 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। गिरफ्तारी को लेकर ऐसा आरोप है कि उन्होंने दीनदयाल आवास योजना के तहत लगभग 1500 करोड़ का गबन किया है। गिरफ्तारी के दौरान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि टीम की सख्ती के बाद आखिरकार उन्हें उठाया गया और गाड़ी में बिठाया गया। उठने में आनाकानी करने पर टीम के एक सदस्य ने उनकी कॉलर पकड़ी और खड़ा कर दिया। इस नोकझोंक के दौरान पूर्व विधायक का शर्ट भी फट गया। किसान आंदोलन के चलते आज एक बार फिर किसानों ने शंभू थाने का घेराव करने का ऐलान किया था, जिसमें पहले पुलिस ने हरियाणा पंजाब की सीमा पर लगते शंभू बॉर्डर पर कड़ा पहरा तैनात कर दिया। एक बार फिर हरियाणा पंजाब की सीमा पर पंजाब पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी तो दूसरी तरफ भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। हरियाणा में भी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर शंभू थाने का घेराव करने का ऐलान किया था, जिसमें पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया था। और जब किसान शंभू थाने का घेराव करने जहां जमा हो रहे थे तो इस दौरान हरियाणा पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया और इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच काफी बहसबाजी भी हो गई। गरमाए माहौल के बीच पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में भी ले लिया। करनाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मॉडल टाउन पुलिस चौकी में तैनात एएसआई को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। आरोपी को कोर्ट परिसर में पैसे लेते ही गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी एएसआई ने यह रकम एक झगड़े के केस में कार्रवाई से राहत दिलाने के एवज में मांगी थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने पहले नोटों को पाउडर से चिन्हित किया और फिर पूरी योजना बनाकर गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। कुछ दिन पहले करनाल के प्रणामी मंदिर के पास किसी विवाद के बाद शिकायत मॉडल टाउन पुलिस चौकी में पहुंची थी। मामले की जांच एएसआई कुलबीर सिंह को सौंपी गई थी और आरोप है कि जांच प्रभावित करने के लिए उसने शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने इस संबंध में करनाल एसीबी को सूचना दी, जिसके बाद कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई। ब्यूरो का कहना है कि सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने आज फिर प्रदेश के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। जिन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई उनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात और पलवल शामिल हैं। वहीं आंधी तूफान भी आ सकता है और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में 50 से 75% तक बारिश होने का अनुमान जताया है। कल 7 मई को भी पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। 7 मई को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में बादलवाई, गरज और चमक के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके अलावा अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। 8 मई को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में बादलवाई, गरज और चमक के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।